Hello everyone. So in this video we'll be discussing about balance sheet. What is balance sheet? Balance sheet is a statement. Yes, you heard it right. It's a statement. It is not an account. ओके तो अकाउंट में क्या होता था, डेबिट क्रेडिट आते थे, यहाँ पे डेबिट लिखते थे, ये साइड को हम लोग ये साइड को डेबिट लिखते थे, ये साइड पे क्रेडिट लिखते थे, बट नॉट वुड बी द केस इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट पे ये साइड होगी क्रेडिट और ये साइड होगी डेबिट, लेकिन हमको कहीं पे लिखना नहीं है. लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ क्योंकि लाइबिलिटीज़ की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है और एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होती है. लेकिन इसके लिए भी ये समझने के लिए अब आई टेल यू, आप लोगों को आना चाहिए गैप. ओके, बैलेंस शीट होती क्या है? इट इज़ अ पोजिशनल स्टेटमेंट. पोजिशनल स्टेटमेंट मतलब क्या? पहले तो मैं बता दूं कि बैलेंस शीट को लिखने का हेडिंग लिखने का अलग होगा. हमने ट्रेडिंग पीरियड में लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री फॉर द ईयर एंडिंग, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर XYZ फॉर द ईयर एंडिंग. ओके, लेकिन बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट ऑफ श्री और मिस्टर एज ऑन वर्ड लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे 31 मार्च जो भी अपनी डेट हो वो. ओके, और इधर it is an asset, sorry, liability plus capital. Okay, it is liability plus capital. यहाँ पे देखो कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है ना, तो ये हमारा अकाउंटिंग, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स. ओके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल को मिला के एसेट्स के इक्वल होना चाहिए. ओके, और इसका टोटल हमेशा सेम आना चाहिए, इसमें कुछ भी डिफरेंस अमाउंट नहीं आएगी. जैसे कि कैसे पीरियड में डिफरेंस अमाउंट आती थी उसको नेट प्रॉफिट नेट लॉस बोलते थे, ट्रेडिंग में भी कुछ भी डिफरेंस अमाउंट आती थी उसको GP या फिर तो GL बोलते थे, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर तो ग्रॉस लॉस. वैसे ही इसमें कुछ डिफरेंस अमाउंट नहीं आएगी, उसमें ऑलवेज टैली ही हो जाना ही चाहिए. ओके, दिस इज अवर रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ लायबिलिटी. इसमें यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस होगी, तो कैपिटल, तो हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल होगा, अमाउंट वो यहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल की. फिर एडिशनल कैपिटल मतलब पूरे साल भर एक्स्ट्रा कैपिटल लाने की ज़रूरत पड़ी तो ओनर ज़्यादा पैसे डालेगा, तो एडिशनल कैपिटल. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम लोग ओनर ने पैसे डाले उस पर हम फॉर्म इंटरेस्ट देगी तो कहाँ होगा? ओनर के लिए तो फ़ायदा ही होगा ना. तो ओनर को और वो ओनर के अकाउंट में ऐड हो जाएगा. ओनर का अकाउंट इस कैपिटल अकाउंट प्लस नेट प्रॉफिट होता है, तो वो भी हम यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा ना वो हम लोग कैपिटल में, क्योंकि वो ओनर का होता है तो साल भर ने जो पैसे कमाए वापस से ओनर को दे देंगे. ओके, तो नेट प्रॉफिट उसमें ऐड होगा. फिर उसमें से ये कैपिटल में से कुछ चीज़ें लेस भी होगी ना, क्योंकि ओनर ने कुछ अपने लिए खर्चा किया होगा. जैसे कि ड्राइंग्स वो 1000 रुपये लेके आया होगा, लेकिन उसको कुछ काम पड़ा तो 200-300 रुपये वो उठा के भी लेके गया. तो 200-300 रुपये उठा के लेके गया तो वो ड्राइंग्स हो गया, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा ना. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो उठा के लेके गया, वो हमको कुछ दे के गया था तो हमने इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ से कुछ उठा के गया तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ भी यहाँ पे माइनस होगी. फिर अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ तो हम लोग ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे. तो ये सब चीज़ को जो टोटल करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आता है ना, यहाँ पे ये कैपिटल के अमाउंट में से ये माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे बाहर आउटर कॉलम में लिख लेंगे. अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि एग्जाम में आप लोग XX लिखोगे बिकॉज मैडम डिमांड किया है, तो अब वो लिखना पड़ेगा, राइट नहीं चलेगा. ओके, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल मैडम ने बोला है तो कर देते हैं. वाई शुड वी गिव चांस टू कट आवर मार्क्स. ओके, जनरल रिजर्व मतलब क्या? कि हमने कुछ एज ए रिजर्व रखे हैं कि हमको पता है ऐसा फ्यूचर में कुछ होने वाला है, हो सकता है होने वाला है या फिर तो हो सकता है, उसकी वजह से हमने ऑलरेडी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड में रख लिया होता है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व्स. ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से होता है. फंड भी वही चीज़ होता है, कुछ भी हमने प्रॉफिट से लग रखे है ना. व्हाट इज़ लायबिलिटी, तो मैं आपको शॉर्ट में बोल दूँ कि वो है ना ऑलरेडी, मतलब हमको ना फ्यूचर में कुछ फेवर्स देने पड़ेंगे, वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं फेवर्स, या फिर तो सर्विस देके या फिर तो पैसे देके. और एसेट्स का मतलब कि हमको कुछ ना कुछ फ्यूचर में फेवर्स मिलने वाले, फिर वो पैसे के फॉर्म में हो या फिर तो सर्विस के फॉर्म में, लेकिन कुछ ना कुछ हमको फ्यूचर में फेवर्स मिलने वाले. ओके, जो जनरल रिजर्व मतलब क्या? हमको फ्यूचर में जो भी एक्सपेंस होगा उससे हमको कॉम्पनसेट करना, मतलब उस टाइम पर हमको पैसे भरने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से रिजर्व है. सिमिलरली कैपिटल रिजर्व्स, फिर ये होता है अदर रिजर्व्स. लेकिन जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? वर्ड ही बोल दिया है कैपिटल, तो ऐसा रिजर्व है जिसमें कैपिटल रिलेटेड एक्सपेंस ही इसमें कंपनसेट कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं. जनरल रिजर्व मतलब क्या? कुछ भी करो चलेगा, जनरली पर्पज़ के लिए बनाया. सिमिलरली अदर रिजर्व्स ऐसे ही बनाए. फिर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, मतलब वर्कर्स हमारे यहाँ पे
ये एक फंड बनाते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कर काम कर रहे, अगर फिर वर्कर रिलेटेड जो भी खर्चा हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक फ़ंड बनाते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के नाम पे, या फिर तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड के नाम पे, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के वो फंड में डाल देते हैं। क्योंकि अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो काम करते करते उसको कुछ लग गया, हॉस्पिटल में लेके जाना हुआ, तो अगर हमारे पास उस टाइम पे फंड पैसे नहीं हुए तो कहाँ से क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग ऑलरेडी कुछ पैसे साइड में रख लेते हैं, वो फंड में डाल देते हैं, तो वो फंड में से हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी फंड अभी यूज़ नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में देना होता है ना, हमको पैसे देने पड़ेंगे ना, तो जो फ्यूचर में देना पड़ेगा इसकी वजह से हम लोग उसको लायबिलिटी पे रिकॉर्ड करेंगे। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड शॉर्ट में बोलो तो इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने को स्टॉक मार्केट या शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो तो उसमें प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो अगर बीच में ही आपको सेल करना पड़े तो लॉस हो गया अगर इनकेस, तो इनकेस अगर वो लॉस हुआ तो कंपनसेट करने के लिए ऑलरेडी हमने फ़ंड बना के रखा है, तो अभी लॉस नहीं हुआ, फ्यूचर में होने वाला है ना, फ्यूचर में हमको कुछ देना पड़ेगा ना फेवर्स, तो उसकी वजह से वो लायबिलिटी साइड पे आएगा। बैंक लोन, ओके, ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और करंट लायबिलिटीज़ मतलब शॉर्ट टर्म की होती है ना। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म एंड व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म, वो सबके लिए अलग अलग होता है ना। मेरे लिए लॉन्ग टर्म मतलब 5-6 साल, आपके लिए लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने। तो एक अकाउंट में बोल दिया है कि लॉन्ग टर्म विच इज़ मोर देन 1 ईयर इज़ नॉन एज लॉन्ग टर्म एंड लेस देन 1 ईयर वुड बी शॉर्ट टर्म। तो बैंक लोन अगर हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए लिए तो इट वुड बी नॉन करंट लायबिलिटीज़, ओके। अगर 1 साल से कम की होगी तो इट वुड बी आवर करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी के अंदर रहेगी, ओके। तो और हमको फ्यूचर में फेवर्स देने पड़ेंगे, लोन का मतलब फ्यूचर में पैसे देने हैं, फ्यूचर में फेवर्स देने हैं तो लायबिलिटी साइड रहेगी। वैसे ही अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, कोई भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए तो वो इधर आएगी। फिर फिक्स डिपॉजिट, ओके, हमने किसी की फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट किए तो फ्यूचर में उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो हमको फ्यूचर में फेवर्स देने हैं तो लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए होगी तो करंट में आएगी। फिर लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विच इज़, ये सब लोन ही हुई एक टाइप की, ओके। तो अलग अलग ऐसे 2-3 लोन्स लिख देना। देन करंट लायबिलिटीज विच इज अवर शॉर्ट टर्म, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होती है वो हमको शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलता है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होती है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है हमने पहले ही अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या कि हम लोगों को गुड्स तो उसने बेच दिए लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो फ्यूचर में हमको उसको पैसे देने के, तो इट इज़ अवर लायबिलिटी। बिल्स पेएबल से डॉक्यूमेंट कि हम लोग उसको फ्यूचर में पैसे दे देंगे, वैसे एक डॉक्यूमेंट लेके आया, हमने उस पर साइन कर दिया है तो वो बिल पेएबल हो गया, तो वो भी हमको उसको फ्यूचर में फेवर्स देने, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या कि एक्सपेंसेस ऑलरेडी ड्यू तो हो गए लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिए। वर्कर ने तो हमारे पास पूरे के पूरे 12 महीने से काम कर लिया है लेकिन हमने सैलरी उसको सिर्फ 10 महीने की दी है, 2 महीने की सैलरी ही बाकी है, तो हमको उसको फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो वो हमारी सैलरी क्या एक्सपेंस और वो आउटस्टैंडिंग मतलब हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो इट इज़ अवर लायबिलिटी। तो वहाँ पे लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे 2 महीने की सैलरी आएगी जो हमको उसको देने की बाकी है, तो हमको फ्यूचर में फेवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरे पीएनएल में पूरे के पूरे क्या आएगी, पीएनएल में एक्सपेंस साइड पूरे के पूरे 12 महीने की सैलरी आएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये सैलरी है ना उसमें पूरे के पूरे 12 महीने की आएगी, और इसमें सिर्फ जितना बाकी होता है फेवर देने का, तो 2 महीने का ही फेवर देने का बाकी है, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड आएगा, ओके। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब हम लोगों को इनकम एडवांस में रिसीव हो गए लेकिन हमको गुड्स सेल करने का बाकी है, या फिर तो हमको कुछ फेवर देने का बाकी है, तो हमको जो फेवर देने का बाकी है तो लायबिलिटी साइड आएगा। देन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड मतलब क्या कि हम लोग वर्कर को प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं ताकि वो अच्छे से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, तो वर्कर को हम प्रॉफिट दे रहे तो वो एक फंड है। फंड मतलब फ्यूचर में उसको पैसे देने पड़ेंगे। ऑल टाइप ऑफ फंड्स, देन रिजर्व्स, सरप्लस आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, मोस्टली क्रेडिट बैलेंस। कभी कभी कुछ फंड होता है जो हमको मिलने वाला भी होता है, तो वो एसेट भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये सब वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड मतलब उसको फंड है, उसको देना पड़ेगा फ्यूचर में उसको फेवर्स देने पड़ेंगे, तो विच इज़ लायबिलिटी,
ओके। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, हमको पता है कि हर साल करीब करीब इतना टैक्स आता है, तो हमको पहले से उसका प्रोविजन करके रखते हैं, प्रॉफिट में से उतना अमाउंट हटा देते हैं पहले ही, तो वो हो गया वो हमको लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स भरना पड़ेगा, फ्यूचर में हमको फेवर्स देने। प्रोविडेंट फंड विच इज़ पीएफ एक फंड है, तो क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड आएगा, वो मैंने आपको बोल दिया। और फंड मतलब क्या, प्रोविडेंट फंड मतलब मैंने बोला था ना, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एक फंड बनता है जिसमें वर्कर भी पैसा डालता है और हम भी पैसा डालते हैं, फॉर्म भी पैसा डालती है। जो फॉर्म पैसा डालती है इट इज़ अवर एक्सपेंस, तो हम लोग क्या कहाँ पे शो करेंगे, पीएनएल डेबिट साइड पे शो कर देंगे। लेकिन ये जो पूरा फंड है जिसमें वर्कर के भी पैसे हमारे पास होंगे और अपने भी पैसे होंगे जो हमने डाले, लेकिन अभी तो हमारे पास है, उसको देने कब है प्रोविडेंट वर्कर को, जब वो रिटायर होगा तब, तो तब फ्यूचर में उसको फेवर देना पड़ेगा ना, दैट इट इज़ अवर लाइबिलिटी। ओके। देन हम लोग लेटेस्ट डिस्कस एसेट। तो एसेट में अभी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 ईयर, और करंट एसेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास फिक्स्ड एसेट, वो ऐसे ही लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना इट इज़ ऑल्सो गुड ओके यू राइट इन मिक्स। लेकिन जब कंपनीज़ की बैलेंस शीट बनती है ना, तो बनती है एज़ पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें तो जो बोलते हैं वैसे ही लिखना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को कंपनीज़ की नहीं बनानी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनानी है। तो यू कैन गो इन एनी ऑफ द फॉर्म, बट आई सजेस्ट कि नॉन करंट में फिक्स्ड एसेट से स्टार्ट करना, फिर बाकी आप थोड़ा आगे पीछे कर दोगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग शुड बी नॉन करंट विद फिक्स्ड एसेट। सिमिलरली लाइबिलिटी की स्टार्टिंग शुड बी देयर विद कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, उसके जो भी एडजस्टमेंट है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और फिर करंट लाइबिलिटीज़। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे गुडविल इज़ अवर प्रेस्टीज, शॉर्ट में बोल दूँ तो इट इज़ अवर एसेट। तो लोग यहाँ पे शो करेंगे हमको फ्यूचर में फेवर्स मिलने वाले, जब भी हम बिज़नेस सेल करेंगे या फिर गुडविल की वजह से कुछ एडवांटेज लेंगे तो हमको फ्यूचर में वहाँ से हमको फेवर्स मिलेंगे। तो जैसे गुडविल लैंड, फ्यूचर में से हमको उसमें बेनिफिट मिलने वाला है, अभी तो मिल रहा है लेकिन फ्यूचर में भी मिलने वाला है, क्योंकि बोले ना एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च के बाद भी हमको उसमें से मिलने वाला है कुछ ना कुछ, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मिले। बिल्डिंग तो अभी तक तो मिला है, लेकिन एज ऑन 31 मार्च मतलब क्या कि हमको आगे भी उससे मिलता रहेगा, तो आगे के फ्यूचर में मिलने वाला है। तो एसेट, लीज होल्ड एसेट्स, मशीनरी, तो उसमें भी हम प्रोडक्शन वो करके देगा ना हमको फ्यूचर में, तो हमारा एसेट हो गया। सिमिलरली फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स हमारा एसेट है, फ्यूचर में से हम लोग उसको में से कुछ ना कुछ वसूल करते रहेंगे, फर्नीचर यूज़ करेंगे तो हमको होगा ना, फर्नीचर यूज़ करेंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा, फेवर्स मिलेंगे फर्नीचर यूज़ करने से, मशीनरी यूज़ करने से, एसेट्स यूज़ करने से, बिल्डिंग यूज़ करने से, लैंड यूज़ करने से हमको फेवर्स मिलने वाले हैं ना। तो हमारे एसेट्स है, पेटेंट्स है, तो वो हम पेटेंट्स बेच के या फिर तो रेंट पे चढ़ा के हमको फेवर्स मिलेंगे फ्यूचर में। सिमिलरली ट्रेडमार्क्स सिमिलर है, दोनों सेम चीज़ है। देन कॉपीराइट्स अगेन सेम चीज़, उसका सिर्फ ट्रीटमेंट सेम ही होता है। लाइव स्टॉक्स मतलब हमारे पास छोटी मोटी कैलकुलेटर्स होता है, फिर स्टेशनरी का जो भी होता है ना स्टेशनरी रिलेटेड, सिर्फ नॉट स्टेशनरी बट छोटा मोटा कुछ भी हम लोगों ने खर्चा किया कि पैसे काउंट करने की मशीन ली है, कैलकुलेटर लिया है, छोटा मोटा जो भी होता है उसको लाइव स्टॉक्स में कंसिडर कर देते हैं। देन व्हीकल्स, फ्यूचर में से और भी हमको उसको बेनिफिट डिराइव करने, हमको फेवर्स मिलने वाले। फिर लूज टूल्स वो होते हैं ना, स्क्रू, नट बॉल्स, फिर पान्ना पकड़ कुछ भी होता है वो, तो उसको बोलते हैं लूज टूल्स। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने किसी में इन्वेस्ट किया है, मतलब ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट करा है और हमको फ्यूचर में उससे फेवर्स मिलने वाले हैं, अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो विच इज़ आवर एसेट। ओके। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हमको 1 साल से कम में, इसमें अगर 1 साल से कम में मिलने वाला है हमको बेनिफिट, तो इट विल बी अवर करंट एसेट। 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है तो इट विल बी अवर नॉन करंट एसेट। देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये प्रोविडेंट फंड होता है तो फंड हमारे पास पड़ा रहता है, तो हम लोग उसको ऐसे ही साथ में रखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर देंगे, तो उससे हमको फ्यूचर में फेवर्स मिल जाएंगे ना, जब वो रिटायर होने वाला है वो तब हम फंड बेच देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगेन इट इज़ ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके। तो कभी कभी फंड कम भी हो जाता है तो एक्स्ट्रा पैसे भी डालने पड़ते हैं। ओके। देन इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स इन बॉन्ड्स, तो हमने इन्वेस्ट करा है, फ्यूचर में बेनिफिट्स फेवर्स मिलने वाले, तो इट इज़ अवर एसेट। अगर ये सब हमारा 1 साल से कम में होता है तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ अवर करंट एसेट, 1 साल से ज़्यादा है तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ अवर नॉन करंट एसेट्स। ओके। देन करंट एसेट्स मतलब उसमें क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, जितना स्टॉक हमारे पास बचा है। सिमिलरली सन्ड्री डेटर्स मतलब क्या होता है कि
हमको पैसे मिलने वाले, हमने उसको ऐसे ही गुड्स दे दिए, पैसे कलेक्ट किए बिना, हमको फ्यूचर में पैसे देने वाला है, तो इट इज़ अवर एसेट। देन कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, मतलब हमारे पास रुपए पड़े, उसमें से हम लोग फ्यूचर में कोई पे इन्वेस्ट करेंगे या फिर तो परचेस करके कुछ बेनिफिट कमाएंगे, तो लोग कैश एसेट साइड पाएगा। लेकिन 1 साल से कम ही रहता है मोस्टली कैश इन बैंक, इसलिए इट इज़ पार्ट ऑफ अवर करंट एसेट। देन स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर के जो भी छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और जो भी अदर इनकम्स कोई भी होती है, इनकम रिसीवेबल जो हमको मिलने वाली होती है, अभी मिली नहीं है लेकिन मिलने वाली है, इट इज़ नॉन एज इनकम रिसीवेबल, तो वो एसेट का पार्ट बनेंगे। सिमिलरली हमने किसी को लोन दी हो तो वो हमको फ्यूचर में वो पैसे पूरे के पूरे मिलने वाले ना, तो ये लोन लेंट। फिर बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमने किसी को बाकी में दे दिया, इट इज़ लाइक अवर डेटर्स ओनली, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट में उसके पास से साइन ले लिए, तो दैट इज़ बिल कि हमको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं। देन एम्प्लॉय को लोन दी तो लोन गिवन टू एम्प्लॉय। एडवांस पेड फॉर परचेस, मतलब परचेस करते वक्त हमने एडवांस दे दिए लेकिन हमको गुड्स नहीं मिले, तो हमको गुड्स मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो दैट इज़ अवर एसेट। जो भी चीज़ हमको फ्यूचर में मिलने वाली होती है तो दैट इज़ अवर एसेट। देन एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आप लोगों ने कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए लेकिन अभी आपको मिलेगा उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला, दैट इज़ अवर एसेट। देन ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, तो दैट इज़ क्रोर्स में होते हैं वो, 10 करोड़ 20 करोड़, तो वो इतना सब एक्सपेंस एक साथ रिकॉर्ड करना फीजेबल नहीं है। वाई इट इज़ नॉट फीजेबल? क्योंकि उसका बेनिफिट हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाला है, वो 1 साल में प्रॉफिट उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 10-20 करोड़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे सभी साल में। तो फॉर एग्जांपल 10 करोड़ हमारा हुआ, तो उसमें से हमको ये साल 1 करोड़ का बेनिफिट मिलने वाला है, तो 1 करोड़ हम लोग एक्सपेंस साइड शो करेंगे, बाकी के 9 करोड़ हम लोग एसेट साइड शो करेंगे, क्योंकि उसमें से भी बेनिफिट मिलने का बाकी है। तो दैट इज़ अवर डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों का टोटल कर देंगे एंड टोटल शुड बी सेम। Okay, I hope you all have got it. Thank you so much. By this, we have completed our entire financial statements, that is trading account, P&L account, and balance sheet. Thank you so much.